हम झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते उस जगह आ गए जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी। हम वहाँ झाड़ियों के पास ही बैठ गए और अंधेरे में ऊपर की तरफ देखने लगे। ऊपर पहाड़ी की चोटी ज्यादा दूर नहीं थी, वहाँ पुल की जानिब रोशनी हो रही थी। एक दो दफा ऊपर से किसी फौजी के दूसरे फौजी को बुलाने या कुछ कहने की आवाज भी आई। हम अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। मैंने कमांडो शिरवान को इशारा किया। उसने आहिस्ता से कहा ओके, और मैं उठकर गार की तरफ चल पड़ा। छोटी सी गठरी मेरे हाथ में थी। शिरवान मेरे पीछे आ रहा था। गार के करीब आकर मैं रुक गया। शिरवान भी रुक गया। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप ऐसी थी जैसे कोई फौजी झाड़ियों में पांव रखता चला रहा हो। मैंने शिरवान को इशारा किया और हम दोनों वहीं बैठ गए। कदमों की चाप करीब आ रही थी। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। ये वक्त कोई खतरा मोल लेने का नहीं था। दरख्तों में गहरा अंधेरा था। मैं आंखें पूरी खोलकर इस तरह देख रहा था। मुझे दरख्तों के अंधेरे में एक इंसानी हयूला आगे बढ़ता नजर आया। यह हयूला शिरवान ने भी देख लिया था। उसने मेरे बाजू को दबाया। हम झाड़ियों के ओट में थे। हमारी निगाहें इंसानी हयूले पर लगी हुई थीं। ये भारतीय फौजी था जो रात की पेट्रोल ड्यूटी पर था और हमसे कोई 6-7 गज के फासले पर आगे से गुजर गया था। उस वक्त हम में सांस रोक रखे थे। जब भारतीय फौजी अंधेरे में गायब हो गया और उसके बूटों की आवाज भी गुम हो गई तो मैं जरा सा उठा और छुप कर गार के आगे जो सरकंडे उगे हुए थे उनकी तरफ दबे पांव बढ़ा। कमांडो शिरवान भी इसी पोजीशन में मेरे पीछे आ रहा था। सरकंडों के पीछे आते ही मैं और मेरे पीछे कमांडो शिरवान गार के अंदर चले गए। शिरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गार में बढ़ने लगा। जहां मिट्टी का तोदा था वहां हम आहिस्ता से उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चले गए। कुछ फासले पर वो जगह थी जहां मैंने दीवार में शगाफ डाल रखा था। जहां मिट्टी मैंने जमीन पर बखेर दी थी ताकि उसका ढेर न बनने पाए। मैं मोमबत्ती जलाने लगा तो कमांडो शिरवान ने सरगोशी में कहा, जहां मोमबत्ती न जलाओ, शगाफ के अंदर जाकर आगे करके मोमबत्ती रोशन करो। उसने सही मशवरा दिया था। शगाफ के बाहर मोमबत्ती जलाने से उसकी रोशनी गार में से बाहर देखी जा सकती थी। मैंने गठरी बाहर रख दी और घुटनों के बल दीवार के शगाफ में दाखिल हो गया। चंद कदमों के बाद वो जगह आ गई जहां पुल की बुनियादों के आहनी गार्डर दूसरे कुएं के फर्श में गड़े हुए थे। मैंने वहीं मोमबत्ती रोशन करके एक तरफ लगा दी और उसी तरह पीछे हटता हुआ बाहर आया और शिरवान से कहा, तुम जाकर देखाओ। वो भी घुटनों के बल शगाफ के अंदर तक गया और उसी तरह उल्टा चलता हुआ वापस आया। सरगोशी में कहने लगा, आहनी गार्डर की तैंचियां साफ नजर आ रही हैं। तुम जाकर अपना काम शुरू कर दो। मैं गार के थाने के पास बैठता हूँ। अगर कोई भारतीय फौजी इस तरफ आया तो मैं तुम्हें खबरदार नहीं करूंगा, खुद ही इस फौजी से निमट लूंगा। मैंने कहा, खुदा के लिए शिरवान ऐसा न करना। जो फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर होता है, अगर वो वक्त पर वापस न पहुंचे तो उसके साथ ही उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर तुमने उसे हलाक कर डाला तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। कमांडो शिरवान ने कहा, तो फिर दुआ करो कि इस तरफ कोई भारतीय फौजी न आए। ये कहकर कमांडो शिरवान खंजर हाथ में लिए गार के थाने की तरफ चला गया। मैंने डायनामाइट की 24 स्टिक्स और रिमोट डिवाइस और बिजली के बारीक तार गठरी में से निकाले और घुटनों के बल चलता शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों के आहनी गार्डरों के पास आकर बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डरों की 3 तैंचियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने बारूद की इंतहाई ताकतवर स्टिक्स और डेटोनेटर के बड़े हिसाब से गार्डरों की कैंचियों के साथ तारों से बांधना शुरू कर दिया। ये काम करते हुए मैं पसीने में शराबोर हो गया था। शगाफ के अंदर गर्मी और हब्स था। बारूदी स्टिकें बांधने के बाद मैंने उनके साथ रिमोट डिवाइस लगाकर उसके अंदर से निकली हुई एरियल की तार के साथ दूसरी तार को जोड़कर टेप लगा दी। ये एरियल की तार मेरे पास एक गुच्छे की शक्ल में थी। मैं इसे शगाफ में डालता हुआ शगाफ से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकाली। कमांडो शिरवान जो गार के मुंह से करीब बैठा था जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, काम मुकम्मल हो गया है। हमने दोनों खुरपियां लोहे की सलाख कपड़े में बांधी और बमों को साथ लगे रिमोट के तार के गुच्छे को गार की दीवार के साथ रख दिया और मिट्टी और पत्थरों से दीवार के शगाफ को भरना शुरू कर दिया। आधे घंटे में हमने दीवार के शगाफ को सिर्फ आगे से पुर कर दिया था। अब दीवार में देखने से कोई शगाफ वगैरह नजर नहीं आता था। कमांडो शिरवान ने कपड़े की गठरी उठा ली और मैं एरियल की तार को गार की दीवार के साथ लगाता हुआ गार के धाने से बाहर ले आया। बाहर आकर हमने एरियल के तार को गार के उस तरफ मोड़ दिया जिधर पुल का रुख था। एरियल के तार को झाड़ियों में छुपाकर उसके सिरे को झाड़ियों में से जरा सा बाहर निकाल दिया और उसका रुख भी पुल की जानिब मोड़ दिया। इस एरियल के तार ने हमारे रिमोट कंट्रोल के सिग्नल पकड़कर शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों में आहनी गार्डरों के साथ लगे बमों में कयामत खेज धमाका करना था। इस काम से फारिग होने के बाद हमने एक बार फिर झाड़ियों का जायजा लिया। तार हमने सब्ज रंग का खरीदा था ताकि वो झाड़ियों का हमरंग हो और करीब से भी नजर न आए और यही मालूम हो कि झाड़ियों की शाख है। हमने इधर उधर से मिट्टी और घास वगैरह तोड़कर उस तार पर डाल दिया जो गार के बाहर दीवार के साथ साथ चलती झाड़ियों में आई हुई थी। हमें यकीन था कि इस तरफ को भारतीय फौजी नहीं आता। समदू ने भी हमें बताया था कि ये गार वीरान पड़ा है और यहाँ कभी किसी भारतीय फौजी को आते जाते नहीं देखा। इसके बाहर से सिर्फ रात के वक्त
रोजाना पेट्रोल पार्टी का एक आध फौजी गश्त लगाता और दिन के वक्त कभी कभार कोई सिपाही इधर आ निकलता था, वरना ये इलाका खाली पड़ा रहता था। हमने अंधेरे में एक दूसरे के हाथों को दबाकर वहां से निकलने का इशारा किया और अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के अकब से होकर हम झुककर चलते पगबंदी के आखिरी मोड़ पर आकर नीचे ढलान पर आ गए। ढलान पर हम आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर उतर रहे थे। नीचे चश्मे पर पहुंचकर शिरवान ने छोटी सी गठरी जिसमें दोनों खुरपियां और लोहे की मोटी सलाख थी खच्चर पर रखी। खच्चर की बात थामी और उसे लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से घाटी उतरते चले गए। अब आसमान पर बिजली नहीं चमक रही थी, मगर बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई दे रही थी। हम घाटी उतरकर नीचे वादी में आए तो पहले मोटी मोटी बूंदें गिरीं, फिर मुसलसल बारिश शुरू हो गई। शिरवान ने खच्चर को इस पहाड़ी पगडंडी पर डाल रखा था जो दूसरे पहाड़ी की तरफ जाती थी। हमें इस पहाड़ी के दामन से गुजरकर उस अगली वादी में पहुंचकर उस रास्ते पर पहुंचना था जो हमारी कमिंगाह की पहाड़ों की तरफ जाता था। ये काफी लंबा सफर था। बारिश शुरू हुई तो कमांडो शिरवान ने कहा, हमें खच्चर पर बैठ जाना चाहिए। हम एहतियात के तौर पर अपने साथ एक ही खच्चर लाए थे, 2 खच्चरों का शोर न हो। हम खच्चर पर आगे पीछे बैठ गए। गठरी खोलकर खुरपियां और आहनी सलाख वहीं झाड़ियों में फेंकी और चादर को अपने ऊपर कर लिया। इससे बारिश से थोड़ा बहुत बचाव हो गया था, मगर वक्ती तौर पर क्योंकि सफर लंबा था और बारिश हमारे ऊपर बराबर बरस रही थी, हम किसी जगह रुकना नहीं चाहते थे। खच्चर अंधेरे में सुस्त रफ्तारी से चल रहा था, मगर इन खच्चरों को पहाड़ी रास्तों पर और बारिशों में और अंधेरे में भी चलने की आदत होती है। रात के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता और रास्ता देख देख कर या महसूस करके जरूर चलते हैं। रात के 3 बज चुके थे जब हम वापस अपनी कमीनगाह में पहुंचे। हम दोनों बारिश में शराबोर थे। कपड़े बदलकर हम अपनी अपनी जगहों पर पड़ते ही सो गए। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल कर आया, देखा कि अपना एक मुजाहिद प्रेम गन उठाए मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा, कमांडो ने बुलाया है तहखाने में। मैं सीधा कमांडो शिरवान के पास तहखाने में गया। कमांडो सब्ज चाय का समावार करीब रखे चाय की प्याली हाथ में लिए मेज पर रखे नक्शे को गौर से देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उसने पहले ही से दूसरी प्याली में समावार में से सब्ज चाय डाल रखी थी। मैंने सब्ज चाय का एक घूंट भरा और उसके पास स्टूल पर बैठ गया। लालटेन जल वही थी, नक्शा वही पहाड़ी पुल का था। मैंने कहा, क्या कोई खास बात देख रहे हो कमांडो? कमांडो शेरवान ने चाय की प्याली मेज पर रखी और मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक तरफ की बुनियादों के उड़ाने से सारा पुल गिरेगा। मैंने उसे समझाया कि बारूदी स्टिकें बेहद ताकतवर और इंतहाई धमाका खेज हैं और फिर उन्हें पुल की बुनियादों में गार्डरों से लगाया गया है। रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते ही धमाका होगा और पहाड़ी पुल एक तरफ से नीचे गिर जाएगा और उसके झटके और दबाव से पुल का दूसरी तरफ का हिस्सा भी नीचे आन पड़ेगा। कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम इस पुल की मजबूती से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मुझे यकीन है कि एक साइड का धमाका पुल को एक तरफ से जरूर नीचे झुका देगा, मगर गिराएगा नहीं, और अगर गिर भी गया तो दूसरी तरफ से पुल को कुछ नहीं होगा। उधर से पुल अपने गार्डरों पर खड़ा रहेगा और भारतीय इंजीनियरिंग कोर के अफसर इसे एक ही दिन में फिर से ठीक कर देंगे और हमारी सारी मेहनत भी जाया हो जाएगी। कमांडो शेरवान की गुफ्तगू से मैं भी सोच में पड़ गया। कमांडो शेरवान कहने लगा, तुम ये समझ लो कि अगर इस दौरान भारतीय फौजियों को हमारी लगाई हुई तारों का सुराग न मिला तो आधे पुल को हमने तबाह कर दिया है। अब बाकी का आधा पुल तबाह होना बाकी है, और जब तक बाकी का आधा पुल तबाह नहीं होगा पूरा पुल नहीं गिरेगा। मैंने शेरवान से पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना होगा? वो बोला, हमें दूसरी तरफ से भी पुल को उड़ाना होगा। ये एक दूसरा और बिल्कुल नया मिशन था जिसके लिए हम पुल की दूसरी तरफ की पहाड़ी का पूरा सर्वे करना था। ऐन मुमकिन था कि वहां पर कोई ऐसा गार न हो जिसकी दीवार खोदकर हम पुल की बुनियादों में बम लगा सकें। इस काम में वक्त भी लग सकता था, और जो बम हम लगा चुके थे उसके बारे में खतरा था कि उसके एरियल की तार किसी वक्त भी भारतीय फौज की नजरों में आ सकती है। मैंने जब इन खदशात का इजहार किया तो कमांडो शेरवान ने बड़े ठंडे दिल के साथ कहा, दोस्त, टारगेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हमें ये खतरात तो मोल लेने ही पड़ेंगे। अब तुम जहां बैठोगे मैं पुल के दूसरे सिरे के सर्वे खुद कर लूंगा। उसी रोज नाश्ते के बाद कमांडो शेरवान चरवाहे की भेस में खच्चर पर सवार हुआ, एक बकरी का बच्चा गोद में उठाया और पहाड़ी वाले पुल के दूसरे सिरे का जायजा लेने निकल पड़ा। बारिश रात भर होती रही थी और सुबह के वक्त रुक गई थी। कमांडो शेरवान दिन ढले वापस आ गया। उसने बताया कि पुल के दूसरे सिरे पर भारतीय फौज की 2 मशीन गन पोस्टें हैं और एक टैंक पुल के शुरू में ही एक तरफ हर वक्त पोजीशन में खड़ा रहता है। शेरवान ने कहा, पुल के दूसरे सिरे पर गार्डरों की पेंचियां मेहराब की शक्ल में पहाड़ी चट्टान के अंदर तक गई हुई हैं। उनके नीचे फौज की मशीन गन्ने पोस्ट हैं। वहां कोई ऐसी सुरंग नहीं है जिसकी दीवार में शगाफ डालकर हम पुल के गार्डरों तक पहुंच सकें। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इसी तरफ से पुल को तबाह करने के लिए हमें कोई दूसरा मंसूबा सोचना पड़ेगा। शेरवान बोला, अभी तक ऐसा कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आ सका, लेकिन हमें हर हाल में उस जानिब से पुल को धमाके से उड़ाना होगा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वरना पूरा पुल कभी तबाह नहीं होगा। मैंने कहा, कमांडो शेरवान, ये तुम भी बखूबी जानते हो कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने पुल के एक सिरे में डायनामाइट लगा दिया हुआ है और रिमोट की तार भी झाड़ियों से बाहर निकाल रखी है। ये सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त भारतीय फौज को इसका इल्म हो सकता है और एरियल की तार की मदद से वो बड़ी आसानी से गार के अंदर दीवार के शगाफ में पहुंचकर गार्डरों से डायनामाइट की स्टिकें उतार सकते हैं। कमांडो शेरवान गहरी सोच में था। कहने लगा, मैं इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर हूँ। मुझे तुम सिर्फ आज की रात और कल का दिन दे दो। इस दौरान तुम चरवाहे के भेस में गार के बाहर झाड़ियों का एक बार मुआयना कराओ कि एरियल की तार वहां महफूज है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज रात ही वहां जाकर पोजीशन चेक कर लूंगा। मैं पुल की दूसरी जानिब जाकर वहां के इलाके की तफसील का जायजा लूंगा। उसी दिन रात को जब कश्मीर की पहाड़ियों में अंधेरा छा गया तो कमांडो शेरवान अपने मिशन पर और मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। हम दोनों अपने अपने टारगेटों की तरफ अलग अलग खच्चरों पर सवार होकर गए थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि बादलों की बावजूद बारिश रुकी हुई थी। मैं 2 घंटे की पहाड़ी मुसाफत तय करने के बाद पहाड़ी गार के नीचे चश्मे पर पहुंचा। खच्चर मैंने वहीं बांध दिया और खुद अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से होकर गार के सरकंडों के करीब पहुंचकर जमीन पर मुंह के बल लेट गया। पहाड़ी के ऊपर फौजी चौकी पर हस्बे मामूल रात की रोशनी टिमटिमा रही थी। खतरा सिर्फ रात को गश्त लगाने वाली पेट्रोल पार्टी का था। मैं देर तक झाड़ियों के पीछे जमीन पर लेटा फजा के अंधेरे में जायजा लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि इस तरफ कोई पेट्रोल पार्टी नहीं आ रही तो मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ उस झाड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें हमने इंतहाई ताकतवर धमाका खेज बमों का रिमोट का तार गार के अंदर से लाकर झाड़ियों की एक शाख के साथ बांधा हुआ था। जमीन, घास और झाड़ियां गुज़श्ता रोज की बारिश की वजह से गीली और मरतूब थीं, जिसकी बायस मेरे रेंगने से सरसराहट की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। मैं मतलूबा झाड़ी के पास उठकर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एरियल की तार वाली झाड़ी को नीचे झुककर देखा। सब्ज रंग का बारीक तार आगे से छीला हुआ था और जिस तरह हम उसे बांध गए थे उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा और नीचे करके झाड़ी की शाखों में छुपा दिया। मुझे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल ये तार पकड़ लेगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि एरियल का तार महफूज है और दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आ सकता तो मैं पीछे को घूमकर कोहनियों के बल रेंगता हुआ पगडंडी के दरख्तों के पीछे से झुककर चलता हुआ ढलान उतरकर चश्मे पर आ गया। खुदा का शुक्र है कि खच्चर उसी तरह खामोश था और अंधेरे में घास पर मुंह मार रहा था। मैंने उसकी बाल पकड़ी और घाटी की जंगली झाड़ियों में से गुजार कर उस जगह पर ले आया जहां चनार के घने दरख्तों के दरमियान से नीचे वादी को रास्ता जाता था। इस वादी में से निकलकर मुझे दूर पहाड़ी के ऊपर से होकर उस जगह पहुंचना था जो हमारी खुफिया कमीनदाह का खास निशान था। मैं खच्चरों पर बैठ गया था। खच्चर अंधेरी रात में पहाड़ी घाटी पर बड़ी एहतियात से नीचे उतर रहा था। वहां भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था जहां चावल और जवार के 2-4 खेत थे। मैं खेतों में खड़ी फसल को ओट बनाकर 2 खेतों के दरमियान बनी हुई मींद चढ़ रहा था कि खच्चर ने मुंह से खरखराने की अजीब सी आवाज निकाली। जानवर को कुदरत ने खास हिस्स अता की हुई है जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। मुझे इन जानवरों का अपना कमांडो ऑपरेशन के दौरान काफी तजुर्बा हो चुका था। मैं समझ गया कि कोई इंसान आसपास मौजूद है। मैं खच्चर से नीचे उतर आया। मैंने चरवाहों का जो लंबा कुर्ता यानी फर्न पहना हुआ था उसके नीचे मैंने सदरी भी पहन रखी थी और सदरी की जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। वादी कश्मीर की रात खुनक थी। अंधेरा जरूर था मगर ऊंची फसल दिखाई दे रही थी। फजा में फसल की मरदूब खुशबू फैली हुई थी। मैंने खच्चर को एक जगह फसलों की ओट में खड़ा कर दिया और ये देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा कि अगर खच्चर ने किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास किया है तो क्या ये सही है। जवार की फसल थी या बाजरे की ये मुझे अच्छी तरह मालूम न हो सका। बहरहाल ऊंची जरूर थी। खेत चंद कदम चलने के बाद खत्म हो गया। अभी मैं फसल की ओट में ही था कि मुझे औरत के रोने बल्कि सिसकियां भरने की दबी सी आवाज आई। मैं वहीं बैठ गया। मैंने जरा आगे होकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। मुझे इंसानी सायों का जो मंजर नजर पड़ा वो ये था कि ये 2 आदमी थे जो दोनों फसल की मींद पर खड़े थे। इनके दरमियान एक औरत जमीन पर बैठी बैन करने के अंदाज में दबी दबी सिसकियां भर रही थी। इतने में जो दोनों आदमी खड़े थे उनमें से एक ने खास डोगरा फौजी जबान में कहा, इसका मुंह क्या देख रहे हो? हवालदार मुरलीराम तेरी चाची नहीं लगती। इस जुमले को सुनकर दूसरे आदमी ने जमीन पर बैठी हुई औरत के दोनों हाथ पांव पकड़कर उसे खींचना बल्कि घसीटना शुरू कर दिया। औरत घसीटते हुए भी रोए जा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि यह मामला क्या है। दोनों आदमी डोगरा फौजी के जवान थे। इनमें एक हवालदार था जिसका नाम मुरलीराम था, दूसरा भी सिपाही या नायक या लांस नायक होगा और दोनों हिंदू डोगरा थे और औरत यकीनी तौर पर मुसलमान मजलूम कश्मीरी खातून थी जिसको ये लोग पकड़कर अपनी चौकी पर ले जा रहे थे। हवालदार मुरलीराम ने गुस्से में अपने साथी से कहा, ओए ज्ञानचंद,
तुम्हें फौज में किसने भर्ती कर लिया है? इसको उठाकर कंधे पर डालो और ये गन मुझे दे दो। उन दोनों के पास मैंने अंधेरे में 2 राइफलें देख ली थी। मैंने सदरी की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्ञानचंद सिपाही ने वाकई कश्मीरी औरत को उठा लिया था। औरत तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी।